Good morning. Today we are going to discuss about the Patinkin real balance effect. डिमांड फॉर मनी की थ्योरी में अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे फर्स्ट थ्योरी हमारी थी फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, देन कीन्जियन डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एंड पोस्ट कीन्जियन में हमने टॉबिन, बामोल, फ्रिडमैन ये तीनों पढ़े, एंड लास्ट थ्योरी इज पैटिनकिन रियल बैलेंस इफेक्ट। तो आज हम देखते हैं कि ये रियल बैलेंस इफेक्ट पैटिनकिन की क्या है डिमांड फॉर मनी की। पैटिनकिन की जो बुक थी मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस, इसमें ये थ्योरी आई थी रियल बैलेंस इफेक्ट। पैटिनकिन क्रिटिसाइज्ड द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट फॉर टू हाइपोथेसिस। जो भी कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने, कीन्स ने, अदर कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने जो भी थ्योरीज दी, उसके दो अजम्पशंस जो थे, दो पोस्टुलेट थे, उसको क्रिटिसाइज किया है पैटिनकिन ने। फर्स्ट इज द होमोजीनियटी पोस्टुलेट एंड सेकेंड इज द डिकोटोमाइजेशन पोस्टुलेट। तो ये दो अजम्पशंस हैं जिसको पैटिनकिन ने क्रिटिसाइज किया है, एंड ही रिकॉन्साइल्स द टू मार्केट थ्रू रियल बैलेंस इफेक्ट। कि हमारे जो ये दो मार्केट है, अब दो मार्केट कौन से हैं, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट। तो इन दोनों मार्केट के थ्रू कैसे रियल बैलेंस इफेक्ट के थ्रू फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होता है, दैट इज शोन बाय द पैटिनकिन। कि गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, जहाँ पे कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने दोनों को अलग अलग रखा था कि विच डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, गुड्स मार्केट डजंट इफेक्ट money market and money market doesn't affect goods market. That was given by Cambridge economist. But the Patinkin shows how goods and money market together achieve the full employment equilibrium, and that is through the real balance effect. Okay, so अभी हम देखते हैं कि what is real balance effect and how it will achieve the full employment equilibrium. So we have seen that Patinkin criticized two hypotheses of the Cambridge economists. The first hypothesis was the homogeneity postulate. Homogeneity postulate states the demand and supply of goods are affected only by relative prices. ये जो डिमांड और सप्लाई है वो सिर्फ रिलेटिव प्राइसेस से ही अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट डबलिंग मनी प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइसेस है, प्राइसेस को दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट प्राइस एंड second one is the relative price. Absolute price is the price of any good. Suppose 1 kg of apple is of rupees 100, so it is absolute price. Relative price means the price of goods in terms of other goods. Related, जब हम कंपेयर करते हैं कि एक गुड्स की प्राइस दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में कितनी है, दैट इज रिलेटिव प्राइस। तो ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव प्राइस। किसी भी गुड्स की अपनी जो प्राइस है वो एब्सोल्यूट प्राइस है। सपोज 1 पेन इज़ ऑफ 50 रुपीज़, तो वो उसकी एब्सोल्यूट प्राइस है। बट उस पेन की जो प्राइस दूसरे पेन के कंपैरेटिवली कितनी है, जब हम कंपेयर करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव। रिलेटिव टर्म इज ऑफ कंपैरिजन, कि वो कंपैरिजन करके हम देखते हैं। कोई भी रिलेटिव टर्म है तो वहाँ पे कंपैरिजन आता है, कंपेयर करते हैं हम। तो जो होमोजीनिटी पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स है, दैट इज ओनली अफेक्टेड बाय रिलेटिव प्राइस। एंड अगर हमारी मनी प्राइस, डबलिंग ऑफ मनी प्राइसेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। कि मनी प्राइस, अगर मनी प्राइस का जो इफ़ेक्ट है, अगर सपोज मनी प्राइस डबल भी हो गया तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा डिमांड एंड सप्लाई को। जो ये दो मार्केट थी, गुड्स मार्केट
और मनी मार्केट। इन दोनों को पहले हमारा जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे इन दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। मैथमेटिकली द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, कि जो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है गुड्स की दैट इज होमोजीनियस डिग्री इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो मनी मार्केट है वो गुड्स मार्केट को इफेक्ट नहीं करती, गुड्स मार्केट। तो ये जो पोस्टुलेट है होमोजीनियटी पोस्टुलेट कि डिमांड एंड सप्लाई इज ओनली अफेक्टेड बाय रिलेटिव प्राइस एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर फैक्टर लाइक मनी प्राइसेस एंड मनी मार्केट। सो ये जो पोस्टुलेट है इसको रिजेक्ट कर दिया पेटिनकिन ने। सेकेंड, डिकोटोमाइजेशन पोस्टुलेट मीन्स डिकोटोमाइजेशन ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट। इसका मतलब है कि रिलेटिव प्राइस जो है, दो प्राइस हमने देखा, एब्सोल्यूट प्राइस और रिलेटिव प्राइस। तो ये क्या कहती है, जो रिलेटिव प्राइस है दैट इज डिटरमाइंड बाय द गुड्स एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एब्सोल्यूट प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। जो एब्सोल्यूट प्राइस है वो हमारी मनी मार्केट में डिटरमाइन होती है और रिलेटिव प्राइस जो है वो गुड्स मार्केट में डिटरमाइन होती है। एंड बोथ मार्केट इज इंडिपेंडेंट एंड डजंट अफेक्ट ईच अदर, कि दोनों मार्केट इंडिपेंडेंट है, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, और दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्राइस हमारी गुड्स मार्केट में मनी मार्केट में डिटरमाइन होती है और रिलेटिव प्राइस जो हमने देखा वो हमारी गुड्स मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होती है, और दोनों मार्केट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। सो दिस पोस्टुलेट इज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय द पेटिनकिन। इसको भी रिजेक्ट कर दिया पेटिनकिन ने कि ये दोनों ही होमोजीनियटी एंड डिकोटोमाइजेशन पोस्टुलेट इज रॉन्ग, दैट वाज गिवन बाय कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। देन अब देखते हैं कि व्हाट इज पेटिनकिन रियल बैलेंस इफेक्ट। Now Petinkin integrates the money market and goods market of the economy। अब पेटिनकिन ने क्या किया, दोनों मार्केट जो इंडिपेंडेंट थी उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया इकोनॉमी, विच डिपेंड नॉट ओनली ऑन रिलेटिव प्राइस बट ऑल्सो ऑन द रियल बैलेंसेस। जो हमने पीछे क्या देखा कि जो रिलेटिव प्राइस है वो हमारी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो हमारी सप्लाई एंड डिमांड है वो रिलेटिव प्राइस से ही अफेक्ट हो रही थी होमोजीनियटी पोस्टुलेट में। बट यहाँ पे पेटिनकिन ने दोनों मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया है। सो अब क्या कह रहा है कि सिर्फ रिलेटिव प्राइस पे ही डिपेंड नहीं करती बल्कि रियल बैलेंस पे भी डिपेंड करती है। एंड व्हाट इज रियल बैलेंस? रियल बैलेंस मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ द कैश होल्डिंग ऑफ द पीपल, कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी है। ठीक है, हमने जो कैश रखा हुआ है, मनी है हमारे पास, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, रियल परचेजिंग पावर मीन्स कि हम उससे कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन प्राइस लेवल चेंज इट अफेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल्स कैश होल्डिंग। कि सपोज करो कि आपके पास 10,000 रुपीज़ था और 10,000 में से अब गुड्स की जो प्राइसेस थी, मान लेते हैं कि गुड्स की प्राइस 100 रुपीज़ थी। अब 10,000 में कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर सकते थे? 100। सो परचेजिंग पावर जो है आपकी 100 थी, कि इतनी हम परचेजिंग पावर, हमारी 10,000 की परचेजिंग पावर इतनी है। इफ़ प्राइस चेंजेस, सपोज इफ प्राइस इंक्रीजेज, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस प्राइस चेंज? कि जैसे प्राइस, सपोज कि प्राइस चेंज हो गए 100 से 120 हो गया, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होगी? डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऑन प्राइस जब डिक्लाइन होगी तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो whenever the price level changes, it affects the purchasing power of the people and it affects the demand। कि जब आपकी purchasing power कम हो गई, that means you will demand more or less than before। कि अगर purchasing power बढ़ी है
then we will demand more, and if purchasing power declines then we will demand less. ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ रियल बैलेंस इफेक्ट, कि जब भी प्राइस लेवल चेंज होगा तो परचेजिंग पावर जो है हमारी मनी की वो कम चेंज हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, एंड विच अफेक्ट्स द डिमांड। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रूव होता है कि सिर्फ रिलेटिव प्राइस से डिमांड जो है अफेक्ट नहीं होती, डिमांड एंड सप्लाई हमारी रियल बैलेंस से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस के चेंज होने से रियल बैलेंस चेंज हो गया, परचेजिंग पावर चेंज हुआ, दैट्स वाई डिमांड चेंज हो रही है। सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रियल बैलेंस, नॉट ओनली बाय द प्राइसेस। सो ये जो हमारा होमोजीनियटी पोस्टुलेट था वो प्रूफ हो गया कि रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ रिलेटिव प्राइस से डिटरमाइन नहीं होती, दैट इज डिटरमाइंड ऑल्सो बाय द रियल बैलेंसेस। ठीक है, देन व्हाट इज रियल बैलेंस इफेक्ट? रियल बैलेंस इफेक्ट मीन्स द रियल परचेजिंग पावर ऑफ द स्टॉक ऑफ कैश होल्डिंग ऑफ द पीपल, कि जो हमने मनी होल्ड करके रखा हुआ है, कैश होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी रियल परचेजिंग पावर क्या है, दैट इज रियल बैलेंस, एंड इट कैन बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल, कि जो हमारा रियल बैलेंस है वो प्राइस लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाता है, दैट इज रियल बैलेंस इफेक्ट, कि वेन एवर प्राइस लेवल चेंजेस it affects the purchasing power of the people, then in turn it affect the demand and supply of goods, कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स को उसके बाद चेंज करेगा वो, एंड दैट इज नोन एज रियल बैलेंस इफेक्ट। सो पेटिनकिन डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजीनियटी हाइपोथेसिस एंड द डिकोटोमाइजेशन प्री अजम्पशन, कि वो दोनों ही जो अजम्पशंस थे उसको डिनाई किया है, रिजेक्ट किया है थ्रू दिस अफेक्ट, थ्रू रियल बैलेंस इफेक्ट। So I hope this one is clear. What is real balance effect? Then we are going to discuss about the what is Patinkin's statement and how he proved the full employment equilibrium through real balance effect. अब यहाँ पे 1 by step 1, 2, 3 ये ध्यान से समझना। Demand for commodity depends on both रियल बैलेंस एंड रिलेटिव प्राइस, ये स्टेटमेंट पेटिनकिन की है कि जो हमारी डिमांड है गुड्स की, दैट इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस बट ऑल्सो बाय द रियल बैलेंसेस, हमारी रियल बैलेंस, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि प्राइस के चेंज होते ही, रिलेटिव प्राइस जैसे ही चेंज हुआ हमारी रियल बैलेंस चेंज हुई, उससे डिमांड चेंज हो गया, उसका इफेक्ट फिर किस पे आया, डिमांड पे। सो रियल बैलेंस की वजह से भी डिमांड जो है चेंज हो सकती है। सो डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ फैक्टर, रिलेटिव प्राइस एंड रियल बैलेंस। देन हाउ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल बैलेंस? अब यहाँ पे देखो, व्हेन प्राइस राइजेज, सपोज कि प्राइस राइज होगी, सो रियल बैलेंस विल डिक्लाइन। If real balance declines, then we will consume less, हमारा बैलेंस कम हो गया, परचेजिंग पावर कम हो गया, हमारी जो कंजम्पशन है वो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। कंजम्पशन डिक्लाइन होने का मतलब क्या है, डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन होगी। एंड मार्केट में देखो अब डिमांड कम हो गई है, दैट मीन्स अब इफेक्ट किस पे आएगा, ये सर्कल चल रहा है। सपोज प्राइस डिक्लाइन हो, प्राइस इंक्रीज हुई, सॉरी, प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी रियल बैलेंस डिक्रीज हो गई। ओके, रियल बैलेंस जब डिक्रीज हुई तो हमारी कंजम्पशन डिक्रीज हो गई, स्पेंड कम कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, कंजम्पशन डिक्रीज हुई का मतलब क्या है, डिमांड कम हो गई। अब इफेक्ट किस पे आएगा, मार्केट में डिमांड कम हो गई है, अब डिमांड कम हो गई है, दैट मीन्स प्राइसेस क्या होगी, कम हो जाएगी गुड्स की, क्योंकि जब भी मार्केट में अब रिसेशन का टाइम आ जाएगा, जैसे डिमांड कम हुई प्राइसेस रिड्यूस हो जाएगी। सो वेन एवर डिमांड डिक्लाइंस, प्राइसेस विल ऑल्सो डिक्लाइन,
एंड प्राइस जैसे ही अब डिक्लाइन होगी, अब इफेक्ट क्या आएगा, रियल बैलेंस इंक्रीज हो गया, एंड रियल बैलेंस इंक्रीज होने से अब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सर्कल में चल रहा है, ये इफेक्ट चलता रहेगा ऐसे, डिमांड इंक्रीज हो गई। अब जैसे ही एक बार डिमांड कम हुई प्राइस बढ़ने से, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं, सिर्फ प्राइस इफेक्ट नहीं कर रही, रियल बैलेंस भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। ये शो किया है पेटेनकिन ने, ठीक है। देन इसको हम डायग्रामेटिक देखते हैं कि एक्चुअली में रियल बैलेंस इफेक्ट के थ्रू कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो मार्केट लिया था, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, कि दोनों मार्केट को इंटीग्रेट किया है पेटेनकिन ने। तो ऑब्वियसली गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट है, तो हम कौन सा कर्व का यूज़ करेंगे, IS कर्व, और मनी मार्केट के लिए LM कर्व, ठीक है। तो IS LM के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि दोनों मार्केट को लिया है, तो IS फॉर द गुड्स कर्व एंड LM फॉर द मनी मार्केट, ठीक है। तो दोनों IS एंड LM के थ्रू हम देखते हैं कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होती है। जो कीन्स ने बोला था कि इकोनॉमी जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ही रहती है, तो उसको कैसे रिजेक्ट किया है पेटेनकिन ने। सो इनिशियल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि फर्स्ट IS कर्व इज दिस IS and initial LM curve is this curve LM. Both intersect at point A. This is point A. So the rate of interest and income level is determined OR1 and OY1. हमारी rate of interest OR1 है और income level OY1 है, ठीक है। ये initial equilibrium है। अब हमने क्या सपोज किया हुआ है कि हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है कि दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट YF, ठीक है। ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो YF अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है दैट मीन्स, और हम एक्चुअल में इस IS LM पे कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, Y1। सो अनएम्प्लॉयमेंट अभी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू YF माइनस Y1। ये जो गैप है Y1 टू YF का, ये दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। ये हमारा था एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट और ये फुल एम्प्लॉयमेंट था। तो यहाँ से यहाँ तक Y1 टू YF इज अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। सो due to this unemployment the wage and prices will decline। देखो जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है दैट मीन्स कि लोगों की इनकम क्या है, कम है। सो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, एंड व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन दैट मीन्स द सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर लेबर, तभी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो यहाँ पर जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो हमारा लेबर फोर्स है वो कम वेज रेट पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड। सो अब क्या इफेक्ट आएगा कि वेज रेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, लोग कम वेज रेट पे भी काम करने के लिए तैयार है। वेज रेट रिड्यूस हुआ दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, तो प्राइसेस भी डिक्लाइन हुई। दूसरी तरफ डिमांड भी कम था अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो प्राइसेस कम हुई। तो प्राइस क्या हुई, कम हो गई। तो प्राइस कम होने से जो हमारा रियल बैलेंस है दैट इंक्रीजेस। अब जैसे ही रियल बैलेंस, जो मनी होल्डिंग की जो रियल वैल्यू है इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स LM कर्व हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारा LM कर्व ये शिफ्ट हो गया, ये हमारा LM1, ओके। सो LM1 पे ये शिफ्ट हो गया, LM टू LM1 राइट में, क्योंकि हमारी जो मनी की जो रियल वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे देखो कि LM1 शिफ्ट हो गया, ये हमारी एक टाइम तक ये पैरेलल, देन ये आ गया हमारा LM1, ठीक है। ये रेंज हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल LM
देन अपवर्ड स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे इनिशियल जो हमारा अब आई एस कर्व था, अभी आई एस शिफ्ट नहीं हुआ है, तो इनिशियल आई एस कर्व को बी पॉइंट पे कट किया LM1 ने, तो अब हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या हुई, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीज हो गई y से y1। ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया R1 से R0। अब यहाँ पे देखो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही रिड्यूस हुआ R1 से R0 और इनकम इंक्रीज हो गई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई Y1 से Y2। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होगा दैट मीन्स इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशन है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, हमारी सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दैट मीन्स कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, है ना। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अब जो LM कर्व ने जहाँ पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो हुआ है बट अभी भी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव नहीं किया है। ठीक है, अभी भी Y2 से लेके YF तक फुल एम्प्लॉयमेंट ये गैप है, तो ये अभी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है। तो देखो यहाँ पे ये अब क्या करेगा, R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ पे LM हॉरिजॉन्टल है, तो इस पॉइंट पे अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है YF माइनस Y2। अब ये क्या करेगा, फर्दर वेज रेट को डिक्लाइन करेगा, क्योंकि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अब फिर से वेज रेट डिक्लाइन होगी, प्राइसेस डिक्लाइन होंगे। ठीक है, एक तरफ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ठीक है, एक तरफ हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, वेज रेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वेज रेट एंड प्राइसेस रिड्यूस होंगी, क्योंकि वेज रेट से कॉस्ट डिक्लाइन हुई है, कॉस्ट से प्राइसेस गुड्स की डिक्लाइन होगी। तो एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा और यहाँ पे प्राइसेस जैसे ही डिक्लाइन हुई तो क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल क्या करेगा, इंक्रीज कर दिया इसने। तो एग्रीगेट डिमांड जब ओवरऑल इंक्रीज होगा तो हमारा IS कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो IS कर्व हमारा जो शिफ्ट हो गया IS से IS1 राइट में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ था, और दूसरा वेज रेट के घटने की वजह से, प्राइस के रिड्यूस होने से डिमांड बढ़ी थी। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से IS कर्व IS1 पे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई। सो यहाँ पे वेज और प्राइस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे वेजेस जो है वो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर से, प्राइसेस भी चेंज हो रही है मार्केट में ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों फ्लेक्सिबल है एंड इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी से ISLM चेंज हुआ एंड थ्रू द गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट इंटीग्रेशन अब हमने क्या किया, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया। कीन्स का जो था दैट इज़ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही रहती है, Y2 तक ही रहेंगे हम, YF अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेटिनकिन ने शो किया है, देखो रियल बैलेंस चेंज होता है, जैसे ही प्राइस रिड्यूस होगी रियल बैलेंस इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हुआ है, तो रियल बैलेंस इफेक्ट की वजह से हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाए। ठीक है, दैट इज शोन बाय पेटिनकिन कि कैसे हम रियल बैलेंस इफेक्ट की वजह से हम गुड्स मार्केट को, मनी मार्केट को इंटीग्रेट करके फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। दैट वाज नॉट गिवन बाय द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट और बाय कीन्स। सो पूरे मॉडल का कंक्लूजन क्या है, दिस मॉडल एलिमिनेट्स द क्लासिकल डिकोटॉमी बिटवीन मनी, बिटवीन द वैल्यू एंड मॉनेटरी थ्योरी। गुड्स और मॉनेटरी थ्योरी के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे उसको एलिमिनेट किया है, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। देन यहाँ पे ये कंक्लूज़न इसको वैलिडेट किया है इसने कि कैसे मनी न्यूट्रल है, इंटरेस्ट रेट जो है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, कि इंटरेस्ट रेट जो है क्वांटिटी ऑफ मनी पे डिपेंड नहीं करती है।
through real balance effect, and how price and wage price flexibility leads to फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन। ठीक है, शॉर्ट रन की बात नहीं थी, लॉन्ग रन में कैसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं थ्रू रियल बैलेंस इफेक्ट, जो कि कीन्स ने अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बताई थी। तो ओवरऑल जो ये थ्योरी थी कि पूरा जो इफेक्ट है रियल बैलेंस का, कैसे हम इकोनॉमी पे आती है और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने में हेल्प करती है इन द लॉन्ग रन। सो दिस वाज द पेटिनकिन्स रियल बैलेंस इफेक्ट, in which he integrates the both goods market and money market, and through real balance effect and wage price flexibility he shows how an economy can achieve the full employment level. So this was a Patinkins real balance effect. I hope सभी को समझ आ गया होगा। So अभी के लिए जो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं पेटिनकिन थ्योरी की, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बट critically explain the Patinkins real balance effect theory. Then these are the short questions. First, explain the term real balance effect. Second, what is absolute and relative price level? The differentiate between absolute and relative price. Then next question is explain the effect of price change on demand for goods through real balance effect. Okay, and next question is how full employment can be achieved through wage price flexibility. Explain with the help of the diagram. So these are the practice questions that you can do. So I hope सभी को समझ आ गया होगा. So make sure you will like the video. So आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो एंड शेयर कर दो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.